Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to my lecture series. In this lecture, we are going to discuss Airport Security Force Act 1975. As you know that the exam is around the corner and it is scheduled to take place from 23rd of October and onwards. तो हम लोग पूरा एक्ट पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है मज़ीद इस एक्ट के अलावा, जैसे आपको DGASF पता होना चाहिए, डिप्टी DGASF आपको पता होना चाहिए, मिनिस्टर एविएशन आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी करंट हैं वो आपको आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ इस एक्ट के हवाले से कि इसमें टोटल 13 सेक्शंस हैं आपके और 5 चैप्टर्स हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ। मैंने सारी चीज़ों को, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो भी चीज़ें रिटेन करनी हैं आपको, वो डिफरेंट कलर्स के साथ मैंने हाईलाइट कर दी हैं सो दैट उनको याद करने में और पॉइंट आउट करने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, उसमें आपके दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 एंड 2। फिर आपका चैप्टर 2 है, उसमें आपके सेक्शन 3, 4, सेक्शन 5, 3, 4, 5 आपके चैप्टर 2 में आते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 3 में भी कुछ सेक्शंस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन टोटल 13 सेक्शंस हैं, उनमें से हर चैप्टर में डिफरेंट सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि ये चैप्टर 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सेक्शन 6 और सेक्शन 7 सिमिलरली गोज फॉर चैप्टर 4 एंड हियर इज़ योर चैप्टर 5 जिसमें आपका सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो देयर आर इन टोटल 13 सेक्शंस। और फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल से MCQs आ सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल इज़ फॉर फॉर्म ऑफ अफर्मेशन और ये किस टाइम पे दिया जाता है, किसको दिया जाता है। दूसरा आपका सेकंड शेड्यूल एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है। सो वन बाय वन सारे सेक्शंस को पढ़ते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कि मैं पहले आपके साथ फर्स्ट चैप्टर और इसमें जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड 2, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो चैप्टर 1 में आपका जो सेक्शन 1 है वो टाइटल के हवाले से होता है कि आप जो टाइटल है इस एक्ट का वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 है एंड इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स, ऑल सिविल एविएशन स्टेशंस, सेंटर्स और ऑफिसेस इन पाकिस्तान। अब एरोड्रोम्स क्या होते हैं, एयरपोर्ट की क्या डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2 में पूरा मेंशन किया हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल स्टडी। उसके बाद इट शेल अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी। ये MCQs आ सकता है। जब FIA का टेस्ट हुआ था, ADFIA, तो उसमें भी 15 सवाल तकरीबन FIA के एक्ट में से आए हुए थे। तो ये जो एक्ट है, ASF एक्ट 1975 में आया था और एक्ट 1975 में आया, लेकिन आपने ये याद रखना है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 1976 में बनी थी। ये भी MCQs है, आपने याद रखना है इस बात को। थर्ड कहता है कि इट शेल अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। अब देखें, दो चीज़ें हैं, एक आपके ASF में मेंबर्स होते हैं, दूसरे आपके ऑफिसर्स होते हैं। अब ऑफिसर्स कौन होते हैं वो उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, मेंबर्स कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। तो जो ASF का एक्ट है वो मेंबर्स और ऑफिसर्स सब पे अप्लाई होता है। सब कौन से, जो भी इस फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो भी इस फोर्स में एम्प्लॉयड हैं, उन पे ये लागू होता है, वेयर एवर दे मे बी, जहाँ पर भी वो हों। इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, एट अ टाइम ये फोर्स में आएगा। अब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। बेसिकली हर एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशंस के हवाले से होता है। एक्सक्यूज़ मी। अब डेफिनेशन मतलब कि जैसे एरोड्रोम क्या चीज़ है, एयरक्राफ्ट क्या चीज़ है, एयरपोर्ट क्या चीज़ है, तो इन सब की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली होती क्या चीज़ें हैं। ठीक है। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। अब देखें, एरोड्रोम क्या चीज़ है, मीन्स एनी एरिया लैंड और वाटर डिजाइंड, इक्विप्ड, set apart or commonly used or intended to be used either wholly or in part for affording facilities for the landing, departure, movement और aircraft। कोई भी ऐसा एरिया हो, लैंड और वाटर, जिसको डिज़ाइन किया गया हो या इस तरह से उसका इंटेंशन ये हो कि वो उसको आप वो अफोर्ड कर सके फैसिलिटीज़ फॉर द लैंडिंग,
departure and movement of the aircraft used by the Pakistan Air Force only. So, sorry, not used by the Pakistan Air Force. इसमें यह है कि ये सारी आपके जगहें मेंशन हैं उसमें एरोड्रोम में, एक्सेप्ट, इस एक्सेप्शन क्या है, but does not include any aerodrome which is exclusively used by the Pakistan Air Force or any portion of an aerodrome which is used by the Pakistan Air Force. आपकी जो एरोड्रोम जिस पे ASF का इख्तियार है उसमें वो एरोड्रोम्स इंक्लूड नहीं होते जो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज़ कर रही होती है. Then move to the next definition, which is about aircraft. Aircraft में means any machine which can derive support in the atmosphere from the reactions of the air. Simple आपने ये simple definitions याद रखनी है. अगर MCQs आ जाए तो आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा. एयरपोर्ट किसे कहते हैं? Facilities means an aerodrome at which facilities have in the opinion of the federal government. And what about air service? So service of aircraft for any purpose of civil aviation, where aerial work or public transport or otherwise. ठीक है, सो एयर सर्विसेज रिगार्ड में यहाँ पे यूज़ किया गया है. देन एयर साइड, मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम, वो जगह जहाँ पे एरोड्रोम का मूवमेंट एरिया हो, एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग्स और पोर्शंस देयर ऑफ, सो उसको आप एयर साइड कहेंगे. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी ऐसा ऑफिसर या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको डिज़ाइन किया गया हो एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट. फिर फोर्स किसे कहते हैं? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, वो फोर्स जो सेक्शन 3 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई हो उसे फोर्स कहेंगे आप. डीजी, ये भी एक MCQs है कि डीजी जो है, डीजी मीन्स कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स. एंड देन मेंबर. अब देखिए मेंबर और ऑफिसर में फ़र्क है. मेंबर वो होता है मीन्स अ पर्सन other than an officer who is appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out in the first schedule. जैसे मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल में एक फॉर्म दिखाया था, तो जो फॉर्म एक मेंबर ने अफर्मेशन फॉर्म साइन किया हुआ है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, उसमें अपॉइंटमेंट उसको मिली है, लेकिन वो ऑफिसर नहीं है, एक और मेंबर है, किसी और काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है. सो दैट इज़ नोन एज मेंबर. फिर इसी तरह से ऑफिसर की डेफिनेशन मीन्स अ पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज़ साइंड एन अफर्मेशन इन द फॉर्म सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल. सेम. ऑपरेटर इंगेज्ड इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, वो होता है आपका ऑपरेटर. प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स और रेगुलेशंस. ऑब्वियसली आपके ASF के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं. रूल्स फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस आपका DG बनाता है. वो आगे MCQs हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे उसको. पर्पस ऑफ सिविल एविएशन इंक्लूड ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन एक्सेप्ट, अब एयर नेविगेशन वाले सारे और सिविल एविएशन वाले पर्पसेस, लेकिन एक्सेप्ट पर्पसेस ऑफ डिफेंस बाय एयर. ठीक है, डिफेंस बाय एयर वो सोली आपकी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसका काम है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का काम नहीं है. रेगुलेशंस मींस रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. फिर आपके चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे सेक्शन 3, और सेक्शन 3 में आपको बता रहा है कि पावर टू कंस्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स एक्शंस. अब फेडरल गवर्नमेंट का क्या पावर है? फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन अ फोर्स टू बी कॉल्ड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस. अब फंक्शंस क्या है? इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एयरड्रोम्स, एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी. उसके अलावा सिक्योरिटी इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स, मटीरियल एंड इंस्टॉलेशन. उसके अलावा लिमिट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स. अब देखें, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स की उसमें आती हों, लिमिट्स में आती हों, उन सब की सिक्योरिटी का जो है ज़िम्मा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में होता है. इंश्योरिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द पर्सनस एट एयरपोर्ट्स, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द पर्सन, व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट, उससे बाहर नहीं. इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, पैसेंजर, बैगेज, कार्गो, मेल, और सारी चीज़ों की सिक्योरिटी का जो ज़िम्मा है वो भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे ही है. हम लोग बेसिकली सेक्शन 3 अभी पढ़ रहे हैं जो कि चैप्टर 2 में है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो मेंबर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं
general maintenance of law and order within the limits of the airport. Such other functions as federal government may by notification in official gazette require the force to perform. और उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोलती है कि ये भी काम करना है तो वो भी वो करेंगे. In discharge of their functions, the officers and members shall be guided and act in accordance with this act, rules and regulations. अब आपका जो फोर्थ सेक्शन है, सेक्शन 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स. अब उसका बनाना हेड ऑफ द फोर्स, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेड है वो डीजी होता है और डीजी को अपॉइंट करती है फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है. उसके अलावा एवरी ऑफिसर and member shall receive on his appointment a certificate in the form second schedule. अब देखें सेकंड शेड्यूल जो लास्ट में आपको मैंने दिखाया था, उसमें यह है कि हर ऑफिसर और जो मेंबर वो रिसीव करेगा ऑन हिज अपॉइंट, जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी एक सर्टिफिकेट वो रिसीव करेगा जो कि फॉर्म सेट आउट इन द सेकंड शेड्यूल. वो सेकंड शेड्यूल में जो फॉर्म है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. देन फिर है जी आपके फोर्स शेल वेयर द यूनिफॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस ऑब्वियसली. और आपका जो फिफ्थ सेक्शन है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ. अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है फोर्स की वो सोलली डीजी का पावर है, उसमें लाई करती है. वो शेल एडमिनिस्टर इट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. एंड जो इंस्ट्रक्शंस होंगी दे वुड बी मेड बाय और इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिर डीजी एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड परफॉर्म्स हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया. फिर आते हैं आपके चैप्टर 3 में सेक्शन 6 है और सेक्शन 7 है, उसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. सेक्शन 6 में है आपका सेक्शन 6 पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स. तो इसमें आपको बताया है कि जो भी ऑफिसर है या मेंबर है, 2 पर्सन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था. तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं. विद इन द लिमिट्स ऑफ द एयरपोर्ट टेक effective measures for ensuring security of all the airports and airdromes, aircraft, civil aviation, सारी मैंने आपको पहले बताया है. Safeguard aircraft, passenger, baggage, cargo, mail, etc. Prevent unauthorized person and vehicles from access. Require the operation of aircraft. Take effective measures for preventing hijacking, sabotage, placement of car bombs, letter bombs, dangerous articles, etc. तो ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं उन मेंबर्स और ऑफिसर्स की जो कि ASF में अपॉइंटेड हैं. उसके अलावा यूज सच आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड इक्विपमेंट एज मे बी अथोराइज्ड बाय द डीजी और एनी अदर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. अच्छा, जो भी ऑफिसर है आपका सर्च और अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है जैसे ही, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर उसको लगता है कि एनी पर्सन इज सस्पेक्ट ऑफ इंडेंजरिंग or attempting to danger or having endangered the safety of an aerodrome, airport या aircraft और civil aviation, तो उस सूरत में वो without warrant arrest कर सकता है. Then moving to section 7. इसी तरह से ये भी ड्यूटीज़ हैं, आप पढ़ लीजिएगा. डीजी में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंस. अब ये MCQs आ सकता है कि डीजी फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद मिलिट्री असिस्टेंस भी बुला सकता है अगर कोई एंटी हाईजैक ऑपरेशन करना हो या पोस्ट लैंडिंग एंड एंटी हाईजैक ऑपरेशन करना हो, तो उस सूरत हाल में मिलिट्री असिस्टेंस को कॉल किया जा सकता है, समन किया जा सकता है विद द प्रॉपर परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. An officer for the purpose of this act shall exercise within the areas in which this act applies all the powers conferred on an officer in charge of a police station under Police Order 202 and Criminal Procedure 1898, Act 5 of 1898. उसके बाद फिर सेक्शन 7 बताता है आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में. Liabilities of officer and members. The officer and member shall be liable to serve wherever he is required or serve by the required to serve by the competent authority. और यही इनसे जो है शेड्यूल जो अभी नीचे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, शेड्यूल 1 और 2, तो उसमें वो जो जब हलफ उठा रहे होते हैं तो उसमें यही होता है कि उनको हवा, पानी
और लैंड के रोड से कहीं पे भी भेजा जाएगा ड्यूटी के लिए तो वो लोग जाएंगे और जो भी ड्यूटी उनसे करवाई जाएगी देख वो करेंगे। ऑब्वियसली कानून को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं कोई इलीगल ड्यूटी। सो या देन कम्स चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में आपके साथ डिस्कस किया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है, एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शेल अनलेस ही इज़ ऑलरेडी सो सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ये MCQs है, आपने याद रखना होगा। उसके अलावा जब मिलिट्री असिस्टेंस बुलाई जाती है तो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं और मेंबर्स हैं वो जो भी उस वक्त लीड कर रहा होगा मिलिट्री असिस्टेंस को जो उनको प्रोवाइड की गई है उसके ताबे हैं। जितना भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला है वो उस मिलिट्री हेड या जो भी उस वक्त हेड कर रहा होगा पूरे ऑपरेशन को उसके ताबे है, उसकी उन्होंने बात माननी है। Then the DG shall, in respect of all officers and members of the force, have all the powers conferred by or under the act of an officer empowered to convene a general court martial. Then आपका subject to subsection 2 कि फेडरल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाय व्हाट अथॉरिटी एनी jurisdiction powers or duties incidental to the operation of the provisions of the act shall be exercised or performed in respect to the force, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force except the authorities specified in subsections 1 and 2 of section 7. No other authority, tribunal or court shall have jurisdiction. देखें, जो भी फैसला एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो भी सबसेक्शन 1 और 2 में डिफाइंड है, ऊपर जो लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई भी दूसरी अथॉरिटी हो गई या ट्राइब्यूनल है या कोर्ट है जुरिस्डिक्शन नहीं रखते कि वो वेरी करें या मॉडिफाई करें या अल्टर करें या अनल करें या सेट असाइड कर दें या रिव्यू या रिवाइज करें कोई भी ऑर्डर जो कि उस ऑफिसर, उस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर ने दिया है, अथोराइज्ड अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। उसके बाद यहाँ पे सज़ा के हवाले से कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखें, अगर अभी कोई भी ऑफिसर है या मेंबर है जिसको सज़ा मिली है, इम्प्रिजन मिली है लेस देन 90 डेज़, तो वो डिसमिस रहेगा फोर्स से। उसके अलावा सस्पेंशन के बारे में, एनी ऑफिसर शैल बी कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर अ मेंबर ऑफ द फोर्स वर्किंग अंडर हिम फॉर एनी मिसकंडक्ट, रीमिसनेस और नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। इस सूरत में उसको सस्पेंड करने की अथॉरिटी रखता है जो भी कॉम्पिटेंट हायर अथॉरिटी है। प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अब ऐसा बंदा जिसको 90 दिन से कम की इम्प्रिजनमेंट मिली है तो वो भी डिसमिस हो सकता है। अगर डिसमिस नहीं अगर हुआ तो उसको नियरेस्ट प्रिजन और सच अदर प्रिजन एज फेडरल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट के वहाँ पे आप उसको रखें, ठीक है। उसके बाद कैप्चर ऑफ डेजर्टर्स, कोई भी जैसे कैप्चर यानी डेजर्टर्स को पकड़ना या अप्रीहेंड करना, तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, रिटन में इंफॉर्मेशन विल बी गिवन ऑफ द डिसीजन टू सिविल अथॉरिटीज़, वो उसको अरेस्ट करेंगी और जो भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट होगा उसके हवाले करेंगी। उसके अलावा एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट any person whom he reasonably believes to be subject to the act and a deserter or absentee without leave and bring him without delay before the nearest magistrate to be dealt with according to law। उसके अलावा अपील और रिवीजन की जहाँ तक बात है, यहाँ 7F में बताया हुआ है कि देखें, जब डायरेक्टर ने या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कोई फ़ैसला सुनाया किसी एम्प्लॉई के अगेंस्ट, तो वो एम्प्लॉई जो हायर अथॉरिटी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में वहाँ अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। उसके अलावा अगर डीजी ने कोई फ़ैसला, अब यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है कि डीजी ने अगर कोई फ़ैसला दिया है किसी एम्प्लॉई के अगेंस्ट तो उसकी अपील भी 30 दिन के वक्फे में ही हो सकती है, लेकिन टू द फेडरल गवर्नमेंट। ये भी MCQs है। फिर जी यहाँ पे 7G में बताया हुआ है कि 1 से लेके 16 ग्रेड के जितने भी ऑफिसर्स हैं
उनकी अपॉइंटमेंट डीजी करता है। 17 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी कैडर के आपके ग्रेड्स के ऑफिसर्स हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और उसके अलावा ये बताया हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल, coordination and such number of directors, deputy directors, assistant directors and deputy assistant directors, ये सारे जो है फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। फिर आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में आपका 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। रिपील द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975 इज़ हेयर बाय रिपील्ड। अच्छा, सेक्शन 8 को देख लेते हैं। इंडेमनिटी। देखिए, कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं हो सकती अगर तो उसने जो भी केस परसू किया या कार्रवाई की है अगर गुड फेथ में की है। ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 9 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर्स डेलीगेट कर सकती है टू द डीजी एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ के, पावर टू मेक रूल, जो कि सेक्शन 11 में आता है, पावर टू मेक रूल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर्स डेलीगेट कर सकती है। एज यू नो कि पावर डेलीगेट हमेशा हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को किए जाते हैं। सो इन दिस केस फेडरल गवर्नमेंट इज़ द हायर अथॉरिटी, इट कैन डेलीगेट पावर टू द डीजी विच इज़ सबऑर्डिनेट टू द फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल भी, पहले तो यहाँ पे तो फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है कि डायरेक्टर जनरल भी पावर डिवॉल्व कर सकता है, डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर द रूल्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम। वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी और ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर सकता है और उसका पर्पस क्या है, फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स। फिर सेक्शन 11 में पावर टू मेक रूल्स फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से वो मैंने आपको बता दिया। फिर सेक्शन 12 में पावर टू मेक रेगुलेशंस, ये सोलली डीजी का पावर है टू मेक रेगुलेशंस प्रियर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगी। एक्ट एंड द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सो 13 सेक्शन था रिपील का। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ शेड्यूल्स। शेड्यूल भी इसमें आप देख लें कि ये एक तरह से फॉर्म ऑफ अफर्मेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है, ये रोमान उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं डैश, यहाँ पे जो भी XYZ नाम होगा एम्प्लॉई का वो खुदा ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ईमान से इकरार करता हूँ मैं पाकिस्तान का सच्चा दिल से वफ़ादार रहूँगा वगैरह वगैरह। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आई so and so person XYZ जो भी है solemnly affirm in the presence of Almighty Allah that I will bear true faith and in allegiance to Pakistan and that I'll as in duty bound honestly and faithfully serve in the airport security force and go wherever I may be ordered by the air, land or sea, and that I'll observe and obey all commands of an officer set over me even into the peril of my life। सो ये आपका शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल है जो कि फॉर्म ऑफ अफर्मेशन है कि कोई भी जो मेंबर है, ऑफिसर है, वो अपॉइंट होता है तो वो इसको साइन करता है। फिर आपका जो सेकंड शेड्यूल है वो सर्टिफिकेट के हवाले से है। सर्टिफिकेट ये भी MCQs है कि मिस्टर सो एंड सो XYZ जो भी है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर मेंबर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा आपने जो है जो करंट डिप्टी डीजी हैं या करंट डीजी हैं या करंट मिनिस्टर हैं वो भी याद रखने हैं। जैसे कि आपके डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मेजर जनरल आबिद खान हैं, आबिद लतीफ़ खान। उसके अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ब्रिगेडियर इमरानुल हक साहब। उसके अलावा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इस वक्त शौकत अली साहब हैं। आप लोगों ने जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने करंट जो भी मिनिस्टर्स हैं या डीजी या डिप्टी डीजी हैं उनके नेम आप लोगों ने ज़रूर सर्च कर लेने हैं बिकॉज एज यू नो दैट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ़ अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।